Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to start the new portion, that is three vital difference between short run production function and long run production function. In a previous lecture we have already discussed about short run production function. Under short run production function, some factors are variable and some are fixed, and under long run production function all the factors are variable factors. Clear? All factors are variable factor, so we can increase the production capacity, we can increase our production due to increase the production capacity of the firm. Plant size can be changed. Now we will discuss about the difference between short run production function or long run production function. The first difference is short run production function is variable proportionate type production function, while long run production function is constant proportional type production function. ये शॉर्ट पीरियड क्योंकि टाइम कम होता है, उसमें कुछ फैक्टर वेरिएबल्स टाइप के हैं, कुछ हमारे पास फिक्स फैक्टर हैं, और अगर हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है देन वी हैव टू इंगेज मोर वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स फैक्टर. हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. आउटपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें पहले हम किसी कमोडिटी के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 6 यूनिट लेबर के अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अगर मुझे 45 यूनिट्स आउटपुट चाहिए तो जो मेरी कैपिटल है वो मेरी फिक्स है 4 यूनिट, तो 40 यूनिट पे भी कैपिटल 4 यूनिट लग रही है, 45 यूनिट पे भी मेरी जो कैपिटल है वो 4 यूनिट ही लगेगी, वो चेंज नहीं होएगी. बट मैं ज़्यादा आउटपुट चाहिए 40 से 45 तक यूनिट, जो 5 यूनिट बढ़ाने उसके लिए मैं लेबर ज़्यादा इम्पोज कर दूंगी अपने फिक्स फैक्टर पे. ठीक है, जो मेरी रेशो है वो मेरी ऐसे ही चेंज होएगी, यानी कि कैपिटल मेरी 4 ही रहेगी लेकिन मैं उस पर ज़्यादा यूनिट जो है वो लेबर के इम्पोज करूँगी. सेम अगर मैं सेकंड बात करती हूँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टाइप की, तो बेटा लॉन्ग पीरियड में मेरा कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टाइप जो है वो लगेगा. कांस्टेंट प्रोपोर्शनल फंक्शन में क्या होता है कि ये लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होने वाला प्रोडक्शन फंक्शन है. इस पीरियड में कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता, सारे वेरिएबल होते हैं, और अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो मैं दोनों ही फैक्टर, देखो फिक्स फैक्टर तो है ही नहीं, जितने मेरे पास फैक्टर्स हैं मैं उनको सेम रेशो में इंक्रीज़ कर दूंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 यूनिट किसी चीज़ की यूज़ करी थी, 40 यूनिट अगर मैं एक्स कमोडिटी के ले रही थी तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ था, 5 लेबर इम्पोज किए थे और 4 यूनिट मैंने कैपिटल लिए थे. ठीक, अगर सपोज मैंने अब 80 यूनिट अपनी एक्स कमोडिटी का लेना है तो मैंने रेशो इंक्रीज़ कर देनी है, 10 यूनिट लेबर के लगा देनी है, 8 यूनिट अपने कैपिटल के लगा देनी, यानी कि मैंने सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट रेशो में अपने फैक्टर इंक्रीज़ किए. इसी को ही हम लोग अपने डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, कांस्टेंट फैक्टर रेशो. ठीक है, ये कांस्टेंट मैंने एक्स एक्सिस पे लेबर लिया है, वाई एक्सिस पे अपना कैपिटल शो कर रही हैं. अब ये जो एक स्ट्रेट हमारी 45 डिग्री, जो हमारी ये 45 डिग्री का एंगल शो कर रही है, ये हमारी कांस्टेंट फैक्टर प्रोपोर्शनेट रेशो शो करती है. ये क्या बताता है कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है बेटा तो मुझे सेम रेशो में लेबर भी इंक्रीज़ कर रही हूँ, कैपिटल भी. पहले मैंने अगर मैं L1 लेबर लगा रही थी तो K1 कैपिटल लगा रही थी, मुझे ज़्यादा आउटपुट करनी है, लेबर मैंने L2 तक किए तो मैं अपने कैपिटल भी K2 तक करूँगी. ठीक है, सेम प्रोपोर्शनेट पे मुझे अपने दोनों फैक्टर्स इम्प्रूव करने हैं. जो मेरा वेरिएबल फैक्टर रेशो है, इधर वाई एक्सिस पे मैंने कैपिटल लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने लेबर लिए. इस केस में क्या है कि मैंने कैपिटल की जो रेशो यूज़ कर रही हूँ वो फिक्स्ड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 4 यूनिट कैपिटल के लिए और लेबर मुझे आउटपुट इंक्रीज़ करनी है तो मैं अपने नंबर ऑफ़ लेबर्स ही ज़्यादा और इंगेज करूँगी प्रोडक्शन फंक्शन, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने को. पहले मैंने लेबर लगाए थे OL1 तक. ठीक है, और मुझे अगर आउटपुट बढ़ानी है तो मैं लेबर इम्प्रूव करूँगी L1 से L2 तक. तो अब मैंने लेबर लगाए O से L2 तक. ठीक है, मैं अपने लेबर जितने मर्जी इंक्रीज़ करी जा रही हूँ आउटपुट बढ़ाने के लिए, लेकिन जो मेरा फिक्स कैपिटल है, जो मेरी फिक्स फैक्टर है कैपिटल, वो मेरी कांस्टेंट रहेगी.
नेक्स्ट आता है बेटा इसमें सेकेंड डिफरेंस है इसमें, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाइल इट्स चेंज इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो बेटा स्केल है आउटपुट का, अब स्केल क्या इंडिकेट करता है, स्केल इंडिकेट करता है साइज ऑफ द प्लांट। बेटा जो हमारा प्लांट का साइज़ है, जो फिक्स फैक्टर हैं वो मेरे क्या रहेंगे, यूज बाय द फर्म। जो शॉर्ट पीरियड में क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हम फिक्स फैक्टर को इजीली चेंज नहीं कर सकते। अपना प्लांट जो है, हेवी मशीनरी जो है, जो प्लांट है, जो साइज़ है हमारी बिल्डिंग का, प्लांट का जो हमने लगाया है प्रोजेक्ट, वो नहीं चेंज हो सकता। बट हम लोग उसी पे ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ज़्यादा लेबर इम्पोज कर सकते हैं। स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है। आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए हम उस पर ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बट हमारा स्टिकिंग जो स्केल है वो हमारा सेम रहेगा। क्लियर। इसी तरह बट लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि अगर मुझे प्रोड्यूसर को इंक्रीज़ करना है, अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो अपना स्केल भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, वो अपना आउटपुट का स्केल इंक्रीज़ कर सकता है, मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लांट्स बाय शिफ्टिंग फ्रॉम अ स्मॉलर टू बिगर प्लांट ना। वो अपना, अगर उसके पास पहले स्मॉल प्लांट था वो बिग में चेंज कर सकता है, फैक्टर चेंज कर सकता है, कांस्टेंट रेशो में उसके फैक्टर जो है वो चेंज होंगे, जिससे हम उसका जो साइज़ है वो भी चेंज हो सकता है। बट शॉर्ट पीरियड में हमारा जो आउटपुट का स्केल है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। थर्ड डिफरेंस आ जाता है बेटा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन exhibit returns to a factor while the long run production function exhibit the return to scale। अब returns to factor, शॉर्ट पीरियड में मैंने बात की returns to a factor, ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और लॉन्ग पीरियड में मैं बात कर रही हूँ रिटर्न्स टू स्केल। अब शॉर्ट पीरियड में वही सेम बात वही है, बार बार वही रिपीट हो रही है बेटा। शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज़ इंक्रीज। कैसे हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ आउटपुट। यानी कि एक जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स है, लेकिन मैं जस्ट अपनी आउटपुट इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उसी फिक्स फैक्टर पे जितने मैक्सिमम लग सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, मैं सिर्फ वही इम्पोज करके अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करूँगी। क्लियर। और जो लॉन्ग पीरियड होता है उसमें अगर आउटपुट इंक्रीज़ करनी है तो हम उसमें अपना जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ आउटपुट जो होता है इन रिस्पॉन्स टू, हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं अपना स्केल। ठीक, शॉर्ट पीरियड में देखो क्योंकि फैक्टर्स को चेंज करके हम अपना प्रोडक्शन जो है, अपनी आउटपुट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, बट इसमें लॉन्ग पीरियड में हमारा रिटर्न्स टू स्केल, हम अपना लॉन्ग पीरियड में जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कैपेसिटी है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर, लॉन्ग पीरियड में कोई भी फैक्टर बेटा हमारे पास फिक्स्ड नहीं है ना, सारे फैक्टर वेरिएबल है। हम कांस्टेंट रेशो में किसी भी तरह से चेंजेस लाके अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका डिफरेंस है वही जो बात हमने ऑलरेडी पढ़ी है वही है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि रेशो चेंज, शॉर्ट पीरियड में अगर हमने अपनी आउटपुट चेंज करनी है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को ही रेशो चेंज कर सकते हैं विद द फिक्स फैक्टर, और लॉन्ग पीरियड में तो सारे फैक्टर्स होते ही हमारे वेरिएबल फैक्टर ही होते हैं, विच फैक्टर रेशो डजंट चेंज। इसमें फैक्टर रेशो चेंज नहीं होती। आउटपुट इंक्रीज होती है, वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे। इसमें आउटपुट इंक्रीज होएगी जब हम सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे। इसमें स्केल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्केल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होता। वट एवर, नो मैटर वट द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट कम ज़्यादा हो सकता है बट स्केल स्टिल रहता है। बट इसमें चेंज हो जाता है स्केल ऑफ आउटपुट भी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के साथ साथ चेंज होता है। शॉर्ट पीरियड में रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाई होता है, इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन चलता है उसे रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड में जो प्रोडक्शन फंक्शन चलता है उसे हम रिटर्न्स टू स्केल के साथ स्टडी करते हैं। क्लियर, ये था आपका इसका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, डेट इज़ टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट,
एंड AP एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक, TP क्या है? टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन बेटा इज अ सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर यूज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि फिक्स फैक्टर के साथ हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स लगा के जितनी सम टोटल आउटपुट बना रहे हैं, यानी कि जितनी आउटपुट हो रही है उन सबका टोटल, उसे हम क्या कहेंगे? टोटल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फैक्टर्स लगाते हैं, बट यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ दो ही फैक्टर, लेबर और कैपिटल। कैपिटल जो है वो फिक्स फैक्टर है, लेबर जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, लेबर यहाँ पे हमारा वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल जो है वो फिक्स फैक्टर है। अब ये दो फैक्टर अगर हम लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर कैपिटल हमारी कुछ फैक्टर जैसे हमने कहा कि वेरिएबल होते हैं, तो कैपिटल अगर हमारी फिक्स कैपिटल है फैक्टर है, तो वेरिएबल फैक्टर्स इस पे अप्लाई करके जितनी मेरी आउटपुट बनती है उन सब की टोटल को हम क्या कहेंगे? टोटल प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने पहले प्रोड्यूसर इज़ यूजिंग 1 through 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक फिक्स फैक्टर के ऊपर 6 यूनिट वेरिएबल फैक्टर के लगा रहा है, तो आउटपुट हमारी ऐसे आ रही है। अगर जैसे जैसे मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ कर दिए तो मेरी आउटपुट भी इंक्रीज़ होनी शुरू होगी। तो जितनी वेरिएबल्स मेरे ज़्यादा बने हैं, इंक्रीज़ हुई हैं, सबके टोटल को मैं क्या कहूँगी? TP। तो TP इज़ अ सम टोटल ऑफ आउटपुट of each unit of the variable factor used in the process of production. So this is called total returns to a variable factor. इसे ही हम total returns to a variable factors भी बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स लगा फिक्स फैक्टर पे अप्लाई करके ही तो हमारे पास जो सम टोटल है आउटपुट का वो मिल रहा है हमें। नेक्स्ट हम पहले करते हैं AP एवरेज प्रोडक्ट। AP इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। AP क्या है? ये आउटपुट है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक वेरिएबल फैक्टर्स की यूज़ करके हमने कितना आउटपुट पर यूनिट कि कितना आउटपुट हमने यूज़ किया है वेरिएबल फैक्टर से। इसका फॉर्मूला क्या है? AP इज इक्वल टू TP डिवाइडेड बाय लेबर। लेबर हमारा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, और TP टोटल प्रोडक्ट। TP को जब डिवाइड करेंगे लेबर के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज प्रोडक्शन। तो AP रेफर टू द फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो AP हमारी बेटा एक फिजिकल आउटपुट है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से कितनी फिजिकल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? इसके साथ ही फिर आता है MP मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर टू द, बेटा जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड मार्जिनल आता है, मार्जिनल हम लोग इकोनॉमिक्स में चेंज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चेंज किस में? चेंज टोटल प्रोडक्शन में चेंज। ठीक, अब मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब है रेफर टू द चेंज इन TP व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड विद द फिक्स फैक्टर ना। फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स उस पर लगाई जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता जाएगा। जो चेंज आ रहा है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से, उस चेंज को हम लोग बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब देखो फॉर एग्जांपल, इफ़ आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45, मेरी पहले 40 थी, अब मैंने 45 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। पहले मैंने लेबर लगाए थे 5, अब मैंने 40 to 45 यूनिट वेर इनपुट्स ऑफ लेबर इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 यूनिट। पहले मैंने 5 लेबर लगाए थे तो 40 यूनिट एक्स कमोडिटी के मिल रहे थे। अब मैंने एक लेबर और ज़्यादा इंगेज किया अपने काम में, 6 लेबर कर दिए, तो मेरी आउटपुट बढ़ के 45 यूनिट होगी। इट मीन्स कि जो एक एक्स्ट्रा मैंने लेबर लगाया है, उस अकेले एक एक्स्ट्रा लेबर ने कितने यूनिट मेरे इम्प्रूव कर दिए? 45 यूनिट। ठीक है, 45 में से मैंने 40 माइनस किए, जो 6 यूनिट ने प्रोड्यूस किया माइनस जो प्रीवियस फैक्टर तक लेबर लगा के मैंने प्रोडक्शन मिल रही थी। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। TPN मतलब जो हमारी रिसेंट टोटल प्रोडक्शन है एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने के बाद, TPN माइनस 1 जो एकदम एग्जैक्टली इससे एक पीछे थी। ठीक, इसी तरह TP समेशन ऑफ ऊपर n नीचे i इज इक्वल टू 1 मान के चल रहे हैं, MP1। ठीक है, इसी तरह हम लोग
फॉर्मूला हमारा मेनली ये होता है, टीपी समेशन होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। और इसी तरह एमपी निकालने का फॉर्मूला है हमारा टीपीएन ओवर टीपीएन माइनस 1। क्लियर, ये हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, एक सम करके देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। यूनिट ऑफ लेबर दिए हैं 1 2 3, 1 से लेके 7 तक, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे मुझे क्या था, देखो टोटल प्रोडक्ट दिया था, एवरेज प्रोडक्ट हमने निकाला हुआ है। क्लियर है कैसे निकाला ये मैंने एवरेज प्रोडक्ट, फॉर्मूला क्या था मेरा, टीपी डिवाइडेड बाय एल। देखो 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 48 डिवाइड बाय 3 16, 56 डिवाइड बाय 4, ठीक इस तरीके से। अब एमपी कैसे निकला है, टीपी माइनस 1 करके, ठीक। टीपी माइनस 1 कैसे, पहली एज इट इज, दूसरी ये सेकेंड यूनिट मैंने लगाया तो 36 हुए ना, इससे पहले कितनी थी 20, तो मैंने ये प्रीवियस वन माइनस करी, 36 माइनस 20 16, 48 माइनस 36 12, 56 माइनस 48 8, 60 माइनस 56। बेटा एमपी जो है वो मेरी टीपी से निकली है, 60 माइनस 60 0, 56 माइनस 60 माइनस 4। क्लियर, इसी तरह ऐसे अब देखो ये टेबल है, हमें कंप्लीट करना है। जैसे लेबर दिया है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, मुझे टीपी भी नहीं पता, मुझे एपी भी नहीं पता, बट मुझे फॉर्मूला पता है इसका, तो करते हैं सॉल्व। अगर मार्जिनल हमारी 18 है तो पहली तो सेम रहेगी ना, हमारी टोटल प्रोडक्ट की सेम होती है, ठीक। अब मुझे ये पता है कि समेशन जो है मार्जिनल प्रोडक्ट का वो टीपी के इक्वल होता है। सो सेकेंड यूनिट अगर मैंने फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, अपना प्लस कर करके 18 प्लस 20 कितना आ गया, 38 आ गया। नेक्स्ट जो है 38 प्लस करूँगी मैं उसमें 16, इसी तरह प्लस कर करके नेक्स्ट में 38 में 16 प्लस किए कितना आ गया, 54 आ गया। 54 में मैंने प्लस किए 6, कितना आ गया, 60 आ गया। 60 में ऐड किए मैंने -5, कितना हो गया, -55 हो गया। अब मेरे पास टीपी अगर है तो एमपी निकल सकता है। कैसे, टीपी को माइनस डिवाइड करना है नंबर ऑफ लेबर से, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, 38 डिवाइडेड बाय 2 38 डिवाइडेड बाय 2 19, 54 डिवाइडेड बाय 3 18, 60 डिवाइडेड बाय 4 15 और 55 -55, ये वाला मेरा क्या था, 60 में से -5 गए तो 55 ना, तो 55 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 11। प्लस सही है। क्लियर, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। इस तरीके से हमने ये वाले पेपर में आ सकता है न्यूमेरिकल, अदरवाइज़ हमारी सिंपल कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं। ओके, आज की इतना ही। थैंक यू बेटा।